हेलो एवरीवन। ये वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक कॉस्ट का चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका एक क्विक रिवीजन। क्वेश्चन उठता है मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर में क्या है, फटाफट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड कि सबसे पहले जो बजट चैप्टर में पढ़े थे, कॉस्ट होता है एक रहता है फिक्स कॉस्ट, एक रहता है वेरिएबल कॉस्ट, उसके बारे में फिर सीधा इनकम स्टेटमेंट पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हमारा है फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, जैसा कि हम लोगों को पता है, जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में हमेशा कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम। वर्ड ध्यान देना, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा। और अगर बाई चांस कभी भी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया रहे, अगर बाई चांस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे, उसको तुरंत जितने यूनिट पे कैलकुलेट हुए उससे मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे, तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा रहेगा सेम। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में बोले कि मेरा फिक्स कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है या थोड़ा कम हो रहा है, तो जो भी चेंज फिक्स कॉस्ट में करेंगे ना, वो हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट में ही कैलकुलेट करके करेंगे। चलिए मान लो टोटल फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, और बोलते हैं अगर मान लो अगले साल 10% बढ़ेगा तो 1 लाख का 10% बढ़ाएंगे। पर वही अगर मान लो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो पहले उसको टोटल में बना, जितने यूनिट्स पे ये पर यूनिट निकाला हुआ था उसको टोटल में कन्वर्ट कर, उसके बाद चेंज फिक्स कॉस्ट में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल कॉस्ट। हमारा वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो नंबर ऑफ यूनिट के साथ साथ उसी प्रोपोर्शन में चेंज होता है। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है विद द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। एक बात को ध्यान देना, मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में हमेशा सेम रहता है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट सेम रहता है। खाली एक बात ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट जैसी आए हमेशा टोटल बना देना, मेरा वेरिएबल कॉस्ट जैसी आए हमेशा पर यूनिट बनाना। एक और फिक्स कॉस्ट टोटल में बन गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बन गया, इसके बाद अगर बाई चांस कोई चेंज करने बोले, उसको उसी टर्म्स में हम लोग चेंज करेंगे। तो कोई भी चेंज अगर वेरिएबल कॉस्ट में करना है, वो हम लोग किसमें करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डन। ये एक नॉर्मल बात था जो हमारा बजट चैप्टर के अंदर में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए थे। एनीवेज एक बार क्विक रिकैप किए जो हम लोग के इस चैप्टर में कभी कभी काम पड़ेगा। चलो जरा देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब जो इसका नाम है मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या? स्टार्ट करते हैं सेल वैल्यू के साथ, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मुझे मिलता है कंट्रीब्यूशन, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, मुझे मिलता है प्रॉफिट। बड़ा सिंपल मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट है। एक बात को यहां पे ध्यान देंगे, एग्जाम में आइदर वर्ड वेरिएबल कॉस्ट बोलेगा, ये इसका एक और नाम है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट बात, एक काम करते हैं, एक बार ना ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है इसको कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, ताकि हम लोग का आगे का सारा कंसेप्ट के अंदर में हम लोग को काफी अच्छा हेल्प मिल सके। अलग अलग यूनिट्स के अंदर में मुझे इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। मान लो मेरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट 100, तो भैया एक यूनिट में 100 ही होगा। 2000 में 2000 इंटू 100, 5000 में 5000 इंटू 100, 7000 में 7000 इंटू 100, 1 लाख में 1 लाख इंटू 100। ये सेल वैल्यू। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 40 रुपया पर यूनिट, तो एक यूनिट का 40, 2000 का 2000 इंटू 40, यहां पे 5000 इंटू 40, यहां 7000 इंटू 40, यहां 1 लाख इंटू 40, सॉरी 10,000 इंटू 40। ठीक, मेरे को सीधा मिलेगा कंट्रीब्यूशन, एक यूनिट में 60 आया, यहां पर 1,20,000 आया, यहां पर 3 लाख आया, यहां पर 4,20,000 आया, यहां पर 6 लाख आया। मान लो मेरा फिक्स कॉस्ट, जैसा कि अभी जस्ट बताया, वेरिएबल कॉस्ट रहे हमेशा पर यूनिट लेना, जितना यूनिट आया मल्टीप्लाई कर दिए। मेरा फिक्स कॉस्ट है हमेशा टोटल में देखना, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 3 लाख। तो कुछ भी हो जाए, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? 3 लाख। इससे मेरे को सीधा मिलेगा प्रॉफिट, पहले वाले में जैसे लॉस आया है
यहां पर भी लॉस आया है, यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस यानी ब्रेक इवन पॉइंट है। ये 1,20,000 आया, ये 3 लाख आया। तो बड़ा सिंपल मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट था। स्टार्ट करना है सेल वैल्यू के साथ, माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट मिलेगा। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हमेशा पता रहेगा और फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में पता रहेगा। काफी सिंपल था। तो मेरा पहला मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। अब मेरा क्वेश्चन उठता है जो वर्ड कंट्रीब्यूशन है, इस वर्ड कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? देखो, आज जब एक प्रोडक्ट को मान लो हम इस पेन को बनाकर बेचते हैं 100 रुपए में, और ये पेन को बनाने का खर्चा एक सेकेंड, ये मान लो पेन को बनाकर बेचते हैं 100 रुपए में, और मान लो पेन को बनाने के लिए खर्चा लगता है 40 रुपया। तुम लोगों ने पेन को बनाने में खर्चा क्या लगेगा? तो देखो, जनरली हमारे वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में क्या क्या रहता है? जनरली वेरिएबल कॉस्ट में क्या रहता है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर या वेरिएबल ओवरहेड। मान लो मेरा मटेरियल कॉस्ट, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड मिला के आ रहा है एक पेन को बनाने का 40। तो समझना इस बात को, एक पेन को बेचे 100 मिला, पर इसी पेन को बनाने का 40 रुपया खर्चा लग रहा था। यानी इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जब एक पेन को बेचते हैं तो 100 मिलेगा, पर 40 उसी को बनाने में लगा, मतलब ये पेन को बेच के नेट में मुझे क्या मिल रहा है? 60 रुपया। यानी एक पेन बेच के वो कंपनी में कितना रुपया कंट्रीब्यूट करके जा रहा है? 60। ये मत बोलना पूरा 100 रुपया, जो 100 मिलेगा 40 उसी में लग जाएगा, यानी नेट में उससे क्या मिलने वाला है? खाली 60। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है नेट में कितना? 60 रुपया। अब प्रश्न उठता है, जैसे एक पेन को बेच के 60 रुपया मिला, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट को पे करेंगे। एक पेन को बेच के 60 मिला, तो देखो 3 लाख का फिक्स कॉस्ट है, 60 रुपया मिला, फिक्स कॉस्ट थोड़ा पे किए। एक और पेन बेचे 60 मिला, फिक्स कॉस्ट पे किए। एक और पेन बेचे 60 मिला, फिक्स कॉस्ट पे किए। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट पे ना हो जाए। और जैसे ही टोटल फिक्स कॉस्ट पे हो गया, उसके बाद जैसे ही एक और पेन बेचेंगे ना, तो अभी भी कंट्रीब्यूशन आएगा 60 रुपया, पर अब फिक्स कॉस्ट के लिए नहीं, क्या चीज के लिए आएगा? प्रॉफिट के लिए। पता है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करता है क्या करने में? सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को पे करने में, और एक बार पूरा फिक्स कॉस्ट पे हो गया उसके बाद प्रॉफिट अर्न करने में। तो मेरा क्वेश्चन उठता है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का क्या तरीका? 2 तरीका। तुम बोलेगा क्या क्या? देखो भैया, पहला तरीका है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। अगला तरीका अगर आप लोग यहां पे देखो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्रॉफिट, यानी कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 2 तरीका है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट या अगला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो चलो हम लोग चलते हैं, हमारा पहला बेसिक कंसेप्ट कंट्रीब्यूशन के लिए 2 तरीका, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट पहला तरीका, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब मान लो अगर बाई चांस कोई साल में लॉस है, तो घबराने का क्या है? लॉस कुछ नहीं होता, नेगेटिव प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट आया वो जनरली प्लस में लिखते हैं, अगर बाई चांस लॉस आया तो माइनस में लिख देंगे। डन। तो हमारा कंट्रीब्यूशन काफी सिंपल था, 2 तरीका माइंड में सेट करना, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का 2 तरीका, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। डन। चलो नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, अब जो नाम तो इंडिकेट करता है कि फॉर्मूला होना चाहिए प्रॉफिट बाय सेल। परसेंटेज रेट 100 नाम इंडिकेट करता है, पर क्वेश्चन उठता है ये जो नाम इंडिकेट कर रहा है क्या ये रहेगा? बिल्कुल नहीं है। इसका कारण क्या है? अब मान लो कोई मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है जो मान लो 4 प्रोडक्ट बनाता है, पेन ए, पेन बी, पेन सी, पेन डी। अब चारों को बेच के सेल वैल्यू क्या आया हम लोग अलग से ट्रैक कर सकते हैं। चारों के लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है अलग से ट्रैक कर सकते हैं, मतलब चारों का कंट्रीब्यूशन क्या है अलग से ट्रैक कर सकते हैं। पर मेरा क्वेश्चन उठता है जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या कोई एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली लगता है? जनरली नहीं। तो अगर बाई चांस कोई मेरा फिक्स्ड कॉस्ट एक प्रोडक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग वैसे फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट वाइज बांट तो सकते नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल में रखते हैं। जो प्रोडक्ट प्राइस बांट दिए इसका मतलब हम लोग इंडिकेट करेंगे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर में ये फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है,
पर रियलिटी तो ये ऐसा होता नहीं है। तो यही कारण है अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट वाइज नहीं बांट पाते, इसी वजह से हम लोग फिक्स कॉस्ट कभी भी प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। और इसलिए हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जैसा नाम इंडिकेट करता है फॉर्मूला वैसा नहीं बनता। फॉर्मूला हमारा बनता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, क्योंकि कोई भी एक प्रोडक्ट का खाली कंट्रीब्यूशन तक निकालना पॉसिबल है, प्रॉफिट तक निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है। और इसी वजह से जो वर्ड पीवी रेशियो है ना, ये एक मिसनॉमर है। नाम कुछ और है, नाम कुछ और इंडिकेट करता है पर फॉर्मूला कुछ और है। ये मिसलीड करता है, इसीलिए इसका नाम मिसनॉमर, इसीलिए इसको बोलते हैं मिसनॉमर है, मिसलीडिंग है या मिसकंसेप्शन है। एनीवेज इवेंचुअली इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। अब देखो पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का एक नहीं 6 तरीका है। पहला कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। जैसे जो हम लोग अभी जस्ट एग्जांपल लिए थे उसमें अगर बाय चांस मुझे पीवी रेशियो निकालना है तो पीवी रेशियो कितना आएगा जरा देखना। कंट्रीब्यूशन 60 डिवाइडेड बाय सेल 100 इनटू 100, 60%। चाहो तो यहां पे लिखना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 60%। चाहो तो यहां पे लिखना 3 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, 60%। 4,20,000 बाय 7 लाख इंटू 100, 60%। जरा एक बात समझना, भले मेरा नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो रहा है पर जो मेरा पीवी रेशियो है वो देखो लगातार क्या चल रहा है, कांस्टेंट। तो आइदर बोले कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, या बोले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या बोले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, वो भी चलेगा। या अगर लोग चाहे तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल से कर सकते हैं। तुम लोग बोलेगा कैसे? मान लो चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं तो 4,20,000 और 3 लाख का डिफरेंस कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल 5 लाख 7 लाख का डिफरेंस कितना आएगा? 2 लाख इंटू 100 वापस से क्या बनेगा? 60%। अब जरा सोचो, जितना चेंज इन कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही तो चेंज इन प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहेगा। तो जैसे मेरा यहां कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ 1,20, इधर भी प्रॉफिट कितना चेंज हुआ? 1,20। तो एक और तरीका क्या बनेगा? चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू 100। तो अगर आप लोग देखो फॉर्मूला, तो मेरा पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, परफेक्ट। और सेकंड फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, जस्ट देखे थे। एक यूनिट पे कैलकुलेट करे या ज्यादा यूनिट पे कैलकुलेट करे, पीवी रेशियो तो सेम आएगा। और मेरा तीसरा फॉर्मूला क्या है पीवी रेशियो का? चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल इनटू 100। जस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में। अगला फॉर्मूला क्या आएगा? चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू 100। ये दोनों सेम क्यों है? क्योंकि देखो भैया, प्रॉफिट माने क्या? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, करेक्ट। डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स जो है वो तो वही रहेगा। तो अगर न्यूमरेटर में देखिए क्या लिखेंगे? चेंज इन कंट्रीब्यूशन माइनस चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन सेल। और ध्यान देना, चेंज इन फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? 0, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो बदलता ही नहीं है। तो इसी वजह से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल। चलिए आइदर बोले चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल या चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल, एक ही बात। तो देखो हम लोग को ना 4 फॉर्मूला ध्यान रखना है। पहला कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, अगला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, तीसरा चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल इनटू 100, या फोर्थ रहेगा चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू 100। तुम लोगों का पॉइंट नंबर 5 और 6 का फॉर्मूला क्या? इसका ना चाप आप लोग मत लो, अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, एग्जैक्ट वहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हम लोग को मेन ध्यान रखना है खाली 4। अब छोटा छोटा बात जरा देखें, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या है? पीवी रेशियो विल रिमेन डैश इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। देखो जस्ट अभी कुछ देर पहले हम लोग देख कर आए थे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में कि भले मेरा नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो रहा था पर मेरा पीवी रेशियो क्या चल रहा था? सेम। तो पीवी रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तुम लोग बोलेगा कारण क्या? देखो पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, करेक्ट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट
बाय सेल इनटू 100। तो एक बात सोचो, जो मेरा सेल है वो वेरिएबल नेचर का है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी वेरिएबल नेचर का है, इसी वजह से कंट्रीब्यूशन भी वेरिएबल नेचर का बन गया। या वैसे सोचो ना, एक सिंपल सा बात, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक बार जरा सोचो, मेरा नंबर ऑफ यूनिट दोनों जगह कैंसिल हो जाता है, यानी यूनिट में कुछ भी रहे, यूनिट में कुछ भी चेंज हो, पर क्वेश्चन उठता है क्या मेरा पीवी रेशियो बदलेगा? नहीं, वो तो खाली इसी पे डिपेंड करता है। और ध्यान दो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहता है, और सिंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहता है, इसलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी सेम रहता है। तो ये पोर्शन मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक। अब मेरा अगला बात, क्वेश्चन उठता है क्या एक कंपनी क्या चाहेगा? उसका पीवी रेशियो ज्यादा रहेगा कम? कोई डाउट ही नहीं है। एक कंपनी हमेशा चाहेगा उसका पीवी रेशियो क्या रहे? मैक्सिमम। तो हायर द पीवी रेशियो कमा बेटर फॉर द कंपनी। तो ये एक नॉर्मल बात था। अब नेक्स्ट कुछ बात, अब मान लो अगर बाई चांस एक कंपनी को अपने पीवी रेशियो को इंप्रूव करना है, तो क्या तरीका रहेगा? पहला, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है उसको बढ़ा दो, तो तभी तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो पहला क्या है? इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक। अगला तरीका क्या रहेगा? जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसको घटा दो, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से ज्यादा रहे, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, परसेंटेज टर्म्स में। परसेंटेज चेंज या परसेंटेज चेंज नहीं बोलते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी मोर देन परसेंटेज इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले था 100 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 70 रुपया, कंट्रीब्यूशन आया 30 रुपया, पीवी रेशियो बना 30/100 × 100, 30%। अगर हम बाई चांस बोले अगले साल हमारा सेलिंग प्राइस 20% बढ़ जाए तो 120 हो जाएगा। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो देखो ये 20 रुपीज बढ़ के 120 हुआ। मान लो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एग्जांपल लेते हैं, मान लो बढ़ रहा है मान लो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ता है 25%, तो ये बन जाएगा 87.5। तो आप लोग नेट में देखो ये 32.5 हुआ। और अगर पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो देखो पीवी रेशियो क्या हो गया? 27.08%। जो अगर देखा जाए ना, अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो मेरा सेलिंग प्राइस 20 रुपया बढ़ा, और अगर ये 70 रुपए का 25% बढ़ता है, तो 70 रुपए का 25% अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो 17.5 रुपया बढ़ा। तो अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो देखो मेरा सेलिंग प्राइस 20 रुपया बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 17.5 बढ़ रहा है, तो लगेगा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, अल्टीमेट प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। पर मेरा जो पीवी रेशियो है ना, वो कभी एब्सोल्यूट टर्म्स पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा डिपेंड करता है रिलेटिव टर्म्स में। यानी ये 20% बढ़ा, ये 25% बढ़ा, तो इस केस में पीवी रेशियो गिर जाएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों बढ़ रहा है, तो इसका परसेंटेज, उससे ज्यादा परसेंटेज बढ़ना जरूरी है। ये एक और तरीका, मान लो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इट शुड बी लेस देन परसेंटेज डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब अगर मान लो दोनों गिर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कम गिरे, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा गिरे, तब मेरा पीवी रेशियो वापस इंप्रूव करेगा। डन। ये सब आप लोगों को बस खाली पता होना चाहिए। एग्जाम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उसका इंप्लीकेशन उतना नहीं बनता, पर पता होना चाहिए। मेरा आखिरी बात, एक रिलेशनशिप जो जरूर याद रखना, इसको हम नाम दे रहे हैं रिलेशनशिप 1। मेरा पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज हमेशा मिलाकर होता है 100। क्यों 100? सोचो ना, मेरा पीवी रेशियो क्या होता है? हमारा पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल इनटू 100।
इसको अलग करें तो सेल डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 हो गया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल इंटू 100 वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल हो गया। तो जैसे ही यहां पर जाएगा तो देखो पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ऑन सेल मिला के किसके इक्वल आ जाएगा 100 के। तो अगर बाइसेंस एग्जाम में बोलता है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज है 80%, पीवी रेशियो 20%, या बाइसेंस बोलता है ये है 70%, पीवी रेशियो 30%, तो ये रिलेशनशिप हम लोग को ध्यान रखना है। डन। तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े पूरा का पूरा पीवी रेशियो के बारे में। इन शॉर्ट अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़े? पहला मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का दो तरीका है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तीसरा पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का चार फॉर्मूला, पहला कंट्रीब्यूशन बाय सेल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल। तो एग्जाम में कभी भी अगर 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल का सेल दिखे, कुछ मत करना, पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करना। एक बार वो किया ना, क्वेश्चन आगे अपने आप पड़ जाएगा। एक बात ध्यान देंगे, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज मिलाकर किसके इक्वल आएगा? हमेशा 100 के। डन। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ये आप लोगों का बचपन में पढ़ा हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस। वो सिचुएशन जब एक कंपनी का ना प्रॉफिट आया ना लॉस, तो अगर आप लोग थोड़ा बुद्धि लगाकर सोचो, अगर एक कंपनी का ना प्रॉफिट आया ना लॉस, तो इनकम स्टेटमेंट को जरा देखना। ये है वो सिचुएशन। जब एक कंपनी का ना प्रॉफिट आया ना लॉस, और क्वेश्चन उठता है ये कब होगा? क्वेश्चन उठता है ये नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब एक कंपनी उतना कंट्रीब्यूशन कमाए, जब एक कंपनी उतना कंट्रीब्यूशन कमाए जिसके द्वारा ये प्रॉफिट नहीं कमा पाया, खाली फिक्स्ड कॉस्ट को पे कर पाया। एक कंपनी उतना कंट्रीब्यूशन कमाए जब ये एग्जैक्ट फिक्स्ड कॉस्ट को पे कर दे, प्रॉफिट 0 हो जाएगा। और ये दुनिया का सारा पेमेंट, ध्यान देना, सेलिंग प्राइस से नहीं होता, हमेशा कहां से होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम कुछ देर पहले बोला था कि एक पेन को बेच के वो नेट में 100 रुपया कंट्रीब्यूट नहीं किया, एक पेन को बेच के नेट में खाली 60 रुपया कंट्रीब्यूट किया, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट को पे करना है सेलिंग प्राइस से नहीं, पहले वेरिएबल कॉस्ट हटा, जो कंट्रीब्यूशन है खाली उससे। तो क्वेश्चन होता है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट में क्या पे करना है? खाली फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, और ये दुनिया का सारा पेमेंट कहां से होता है? सेलिंग प्राइस से नहीं, कहां से होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डन। तो हम लोग देखें अगर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूनिट के टर्म्स में निकालना है, फॉर्मूला बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसे मेरा जो एग्जांपल चल रहा था उसमें फिक्स्ड कॉस्ट था 3 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 60, तो मेरा बीपी आया था 5000 यूनिट्स के। यानी जैसे कंपनी 5000 यूनिट बेचेगा, इस कंपनी का ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तुम लोग कि आप इसको ड्राइव करके दिखा सकते हैं, एकदम दिखा सकते हैं। देखो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट जहां पे कंपनी का प्रॉफिट 0 है। तो अगर बाई चांस प्रॉफिट 0 है, तो भैया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 0। ठीक। सेल को लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट को लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिक्स्ड कॉस्ट को इधर भेज दिए। आप लोग देखो यहां पे दोनों जगह यूनिट कॉमन है, यूनिट को कॉमन ले लो। अंदर में क्या आएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो यूनिट्स क्या बन जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी कितना यूनिट पे मेरा प्रॉफिट 0 आएगा, वही तो ब्रेक इवन पॉइंट है। फॉर्मूला क्या बना? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और मेरा कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का तरीका हम लोग कुछ देर पहले पढ़ के आए थे। डन। अब अगला क्वेश्चन उठता है, वही बाई चांस मुझे ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू की टर्म्स में निकालना है, तो फॉर्मूला क्या? सेम। जो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था वो यूनिट्स के टर्म्स में था, क्वांटिटी के टर्म्स में। अगर कोई भी क्वांटिटी दिया रहे और वैल्यू कैलकुलेट करना है, कोई भी क्वांटिटी दिया रहे और वैल्यू कैलकुलेट करना है, कुछ मत करो, जितना क्वांटिटी दिया हुआ है उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू बन जाएगा।
ये देखो यूनिट्स में आया हुआ था, इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू बन जाएगा। क्वेश्चन उठता है जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अगले स्टेप में नीचे चला जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और जैसा कि अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होता है, पीवी रेशियो। तो इवेंचुअली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डन। तो ध्यान देना, ब्रेक इवन पॉइंट में कंपनी का प्रॉफिट नहीं आया, खाली एक चीज को पे किया गया, वो क्या था, फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये दुनिया का सारा पेमेंट कंट्रीब्यूशन से होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वैल्यू में निकालना है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डन। चलो एक काम करिए, जरा देखते हैं ग्राफ में, इसको प्लॉट करिए जरा। मान लो यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये मान लो रुपीस है। भले मेरा यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा। तो देखो ये लाइन है फिक्स कॉस्ट का, जो आप लोगों को दिख रहा है। मेरा ये लाइन है वेरिएबल कॉस्ट का, 0 यूनिट पे खर्चा 0, 1 यूनिट हुआ 40 लगा, 2 यूनिट हुआ 80 लगा, 3 यूनिट हुआ 120 लगा, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का लाइन। अब जैसे इस फिक्स कॉस्ट की लाइन को वेरिएबल वाले को वेरिएबल कॉस्ट के लाइन के साथ हम लोग समेशन करेंगे, ऐड करेंगे, मुझे सीधा क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट, जो क्या आएगा, यहां से स्टार्ट होकर एग्जैक्ट पैरेलल बनेगा, यह टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दे, टोटल कॉस्ट आया। अगला क्वेश्चन उठता है, ये लाइन क्या चीज का है, ये लाइन है सेल का। जैसे से ज्यादा यूनिट बेचेंगे सेल वैल्यू बढ़ेगा। अब ध्यान दो, वो पॉइंट जहां पे मेरा टोटल सेल वैल्यू और मेरा टोटल कॉस्ट मैच कर जाए, मेरा वो पॉइंट जहां मेरा टोटल सेल और टोटल कॉस्ट मैच कर जाए, वहां मेरा प्रॉफिट 0 रहेगा। और जिस पॉइंट में मेरा प्रॉफिट 0 रहेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और जिस जगह मेरा सेल और टोटल कॉस्ट मैच कर गया, मतलब प्रॉफिट 0 है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। काफी इजी था। अब अगला बात ध्यान देना, जहां पे सेल और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां पे एक एंगल बना। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जहां पे टोटल सेल और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां पे देखो एक एंगल बना, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ऑब्वियस सा बात है, कंपनी हमेशा चाहेगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा से ज्यादा रहे, कि जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, उतना ज्यादा सेल कॉस्ट से ज्यादा रहेगा, उतना प्रॉफिट कमाएगा। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंप्रूव करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, इंप्रूव पीवी रेशियो। जैसे पीवी रेशियो को हम लोग इंप्रूव करेंगे, मेरा अपने आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर जाएगा। डन। तो ये था ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान देना, बीईपी के अंदर में खाली फिक्स कॉस्ट पे हुआ, तो फॉर्मूला में क्या है, फिक्स कॉस्ट। और ये दुनिया का सारा पेमेंट होता है कंट्रीब्यूशन से, इसीलिए डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर वैल्यू में निकालना है, डिवाइड कैसे किए, पीवी रेशियो। डन। चलो लो बीईपी पढ़े। नेक्स्ट हमारा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, वो सेल वैल्यू ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट। और हमारा कितना एक्चुअल में सेल वैल्यू हो रहा है ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा। इसका मतलब, और जैसा कि हम लोग निकाले, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अभी जस्ट कैलकुलेट करके देखे थे, मेरा 3 लाख रुपए आया था, या 5000 यूनिट्स था हमारा इनकम स्टेटमेंट के अंदर में। अगर 5000 यूनिट बेचे, बीपी आ गया, या 3 लाख रुपए का सेल किए, बीपी आ गया। अब मान लो कोई एक पर्टिकुलर ईयर में हम लोग मान लो 8000 यूनिट बेच रहे हैं, और मान लो उससे मेरा सेल वैल्यू है सॉरी 5 लाख था, और मान लो से मेरा सेल वैल्यू कितना है, 8 लाख। फिक्स कॉस्ट 3 लाख था, भूल से वो लिख दिया, बीपी 5 लाख रुपया था। अब मान लो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है ये,
मान लो कोई एक पर्टिकुलर ईयर में हम लोग बेचे हैं एक्चुअल में इतना, तो क्वेश्चन उठता है बीपी के ऊपर हम लोग और कितना बेचे हैं, जरा देखना 3000 यूनिट बेचे, या वैल्यू के टर्म्स में बात करें हम लोग 3 लाख रुपए ज्यादा बेचे। पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, वो सेल वैल्यू, शब्द को ध्यान देना, वो सेल वैल्यू जो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग ज्यादा बेचे हैं। एक कंपनी हमेशा चाहेगा वो बीपी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रहे, कि जितना ज्यादा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर रहेगा उतना ज्यादा ये प्रॉफिट अर्न करेगा। तो यही कारण है एक कंपनी हमेशा चाहेगा उसका एक्चुअल सेल वैल्यू बीपी के ऊपर रहे, काफी ऊपर रहे, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम रहे। अब देखो एक बात समझो, एक सिंपल सा चीज, अगर हम ये ऐसा कुछ लाइन बनाए, ये 0 यूनिट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, और ये मान लो मेरा टोटल सेल वैल्यू है, तो मेरा ये क्या मिलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक, अब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तक जरा सोचो अपने आप, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तक कंपनी खाली फिक्स्ड कॉस्ट पे किया, और जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट पूरा पे हो गया उसके बाद प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ। और ये दुनिया का सारा पेमेंट कहां से होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो ध्यान होगा बीपी के फॉर्मूला में क्या आया था, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला में क्या बनेगा, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कारण क्या है, बीपी के ऊपर जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन हम लोग ले रहे हैं, तो बीपी तक तो फिक्स्ड कॉस्ट पे हो गया, उसके ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट। और वही अगर बाई चांस बोले ना भाई टोटल सेल बता क्या हुआ, तब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जनरल शॉर्ट देखा जाए ना, खाली 3 फॉर्मूला पे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। पीवी रेशियो घटा, उसके बाद बस खाली 3 फॉर्मूला। तो ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी के टर्म्स में निकालना है, फॉर्मूला क्या बना, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वही अगर वैल्यू निकालना है तो कोई भी चीज का क्वांटिटी पता रहे, और अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, जो डिनोमिनेटर में जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो क्या होता है, पीवी रेशियो। डन। तो ये था हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हम लोग पढ़े पूरा कंसेप्ट के साथ। तो एग्जाम में आइदर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, या एग्जाम में ये तरीका से भी लिख सकते हैं, सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, दोनों चलेगा। मतलब जैसा इंफॉर्मेशन देगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो अगला मेरा एक आखिरी फॉर्मूला। कभी कभी एग्जाम में बोलेगा टोटल सेल वैल्यू बता, जब उसको कुछ प्रॉफिट कमाना है। तो देखो एक बात, अभी हम लोग जस्ट ऊपर लाइन में देख कर आए थे कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तक फॉर्मूला में फिक्स्ड कॉस्ट था, मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फॉर्मूला में प्रॉफिट था। अगर टोटल सेल चाहिए तो फॉर्मूला में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आएगा, वही तो टोटल सेल होगा। तो एक बात पे एकदम ध्यान देना, जब भी कभी क्वेश्चन में सेल दिया रहे प्रॉफिट निकालना हो, जब प्रॉफिट दिया रहे सेल निकालना हो, फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट्स में निकालना है, वही अगर वैल्यू में निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो डिनोमिनेटर में जाकर क्या बन जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। डन। चलो इसी के साथ हमारा सारा बेसिक कंसेप्ट खत्म। कुछ छोटा मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाएगा। तो देखो, और अभी हम बताए अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए, तो देखो एक क्वांटिटी का टर्म्स, एक वैल्यू टर्म्स। पहला हम लोग डिस्कस किए ब्रेक इवन पॉइंट, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए टोटल सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स। ठीक, कुछ भी रहे हम लोग दोनों टर्म्स में निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। वो पॉइंट जब जहां ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया, बस खाली फिक्स्ड कॉस्ट पे हुआ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वैल्यू में चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, वो सेल जो ओवर एंड अबव बीपी आएगा। तो जो बीपी तक फिक्स्ड कॉस्ट पे हुआ, बीपी के ऊपर में क्या आने वाला है, प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर वैल्यू में चाहिए। ठीक, मेरे सेल के अंदर में बीपी प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सेल को क्या लिख सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस बीपी, जाने शॉर्ट, ये दोनों को जोड़ देंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डन। तो लोग जितना भी डिस्कस किए सब का सब इसके अंदर में आके समा गया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो रिलेशनशिप नंबर 1 था, अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किए कि जब भी कभी वेरिएबल कॉस्ट दे पीवी रेशियो निकालने बोले, जब पीवी रेशियो दे वेरिएबल कॉस्ट निकालने बोले, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों मिला के 100% के बराबर है। नेक्स्ट, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल प्लस ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल होगा। तुम बोले ऐसा क्यों? देखो अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सेल्स माइनस बीपी। तो हम लोग लिख सकते हैं सेल इज इक्वल टू एमओएस प्लस बीपी। दो तरफ को डिवाइड करते हैं, सेल से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। डिवाइड करते हैं, सेल से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो देखो सेल बाय सेल इंटू 100 क्या बन गया 100। ये क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय सेल इंटू 100, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज, प्लस ब्रेक इवन पॉइंट बाय सेल इंटू 100, ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज। तो मेरा रिलेशनशिप नंबर 2, ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज मिलाकर किसके इक्वल आएगा 100%। डन। तीसरा बात, ये ऑब्वियस बात है, इसलिए जान देना चाहिए। सेल वैल्यू बोले, बीपी वैल्यू बोले या मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू बोले, क्या होगा, कितना सेल क्वांटिटी था, क्या बीपी क्वांटिटी था, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी था। जैसे ही कोई भी क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिल जाएगा। जस्ट कुछ देर पहले हम लोग ये तीनों फॉर्मूला जब डिस्कस किए, हम लोग ये डिस्कस करते हुए आए थे। डन। एक आखिरी बात, कभी कभी ना एग्जाम में मर्ज्ड प्लांट का क्वेश्चन पूछता है। तुम लोगों ने मर्ज्ड प्लांट का मतलब क्या, मान लो बोलेगा कि 3 प्लांट है एबीसी, आपको जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाते हैं। तीन प्लांट है मान लो एबीसी। आपने क्या डिसाइड किया कि ये तीनों प्लांट को क्या करेगा, मर्ज करेगा। हमारा कंपनी क्या डिसाइड किया, तीनों प्लांट को मर्ज करने वाला है। अब जब ये मर्ज करेगा तो देखो मान लो एक प्लांट 100% में ऑपरेट कर रहा है, एक प्लांट 70 में, एक प्लांट 50 में। सेल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन उत्तर लोग क्या सीधा मर्ज कर देंगे? नहीं। जब भी कभी मर्ज करते हैं, कभी भी 100% का वैल्यू को 70 और 50 के साथ थोड़ी ऐड कर सकते हैं। सबको सेम तरह से लाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी 100 में है, इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। ये 50 में है, इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन उठता है कैसे, 280 था 70% में, तो 100 में वैल्यू क्या होगा 400, यूनिटरी मेथड लगाए। मेरा वेरिएबल कॉस्ट 210 था 70 में, 100 में वैल्यू क्या आएगा 300, यूनिटरी मेथड लगाए। पर ध्यान देना जो मेरा फिक्स कॉस्ट 50 है 70 में, एग्जैक्ट वो क्या रहेगा 50 100 में भी फिक्स कॉस्ट मेरा सेम रहेगा। सिमिलरली 50 को 100 करते हैं, नंबर को ठीक डबल कर देंगे, 150 की जगह 300, 75 की जगह 150, पर फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा सेम। ठीक। अब मेरा सेल वैल्यू तीनों को जोड़ दे, 100% वाले को, मेरा वेरिएबल कॉस्ट तीनों को जोड़ दे 100 वाले को, और फिक्स कॉस्ट तीनों को जोड़ दे 100 वाले को। एक मर्ज प्लान का इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब उसी इनकम स्टेटमेंट को देखते हुए हम लोग बाकी सारा का सारा पार्ट करेंगे। तो मर्ज प्लान कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है, बस अगर अलग अलग परसेंटेज रहे तो सबको 100 में कन्वर्ट करके एक साथ जोड़, असेस प्लांट मर्ज हो गया, तो वो जो एग्रीगेट वाला इनकम स्टेटमेंट है, सारा कैलकुलेशन उसी के बेसिस पे हम लोग को आगे करना है। तो अगर आप लोग देखो
तो एग्जैक्ट ये बात लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मर्ज प्लांट कन्वर्ट फेल वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100% ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी मर्ज्ड। उसके सारे के सारे प्लांट को वैल्यूज को क्यूमुलेट कर ले, हालांकि ध्यान देना फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। डन। तो ये हम लोग डिस्कस किए मार्जिनल कॉस्ट, बहुत सारा बात। अब दो तीन तो मिसलेनियस छोटा छोटा बात, उसी के साथ हमारे चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। देखो एक होता है कंपोजिट बीपी। कंपोजिट बीपी मतलब क्या? ये कब अप्लाई करता है? इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। ये टॉपिक मेरा कब अप्लाई करेगा? इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। अब मान लो कंपनी एक नहीं एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो क्वेश्चन उठता है अगर बाई चांस मुझे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट का ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो क्या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर सकते हैं? नहीं। फिक्स कॉस्ट तो चलो मेरे को पता रहेगा, पर कंट्रीब्यूशन किसका लेंगे? आज तक ये फॉर्मूला कब लगा? जब एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर मल्टी प्रोडक्ट हो रहा है तो मेरा फॉर्मूला में कौन सा किसका कंट्रीब्यूशन ले? प्रोडक्ट ए का या बी का या सी का या डी का या सबका जोड़ के क्या ले? उस समय हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन उठता है कैसे? एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लो एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाता है, शर्ट एंड टी शर्ट। सेलिंग प्राइस दोनों का पता है, वेरिएबल कॉस्ट दोनों का पता है, कंट्रीब्यूशन दोनों का पता है, कितने रेशो में यूनिट्स को बेचेंगे वो भी मुझे पता है, ये रेशो हमेशा देगा। और फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है? 6,80,000। अब फिक्स कॉस्ट तो देखो 6,80,000 है, डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मान लो एक ही प्रोडक्ट होता तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेते हैं, या मान लो इसकी जगह खाली यही प्रोडक्ट होता तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये ले लेते। पर भाई यहां पे तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने का जिम्मेदारी दोनों प्रोडक्ट का है। तो क्वेश्चन उठता है क्या करें? उस समय हम लोग क्या करेंगे? एक सिंपल सा बात, एट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट 0 होता है, यानी मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 6,80,000 पता है। क्वेश्चन उठता है टोटल कंट्रीब्यूशन क्या? एक यूनिट को बेच के 600 200 मिला, बेच रहे हैं 5:2 के रेशियो में, तो मान लो कितना यूनिट बेच रहे हैं? 5x और 2x। यूनिट्स का रेशियो 5:2 है, मान लो 5x और 2x, तो यह एक को बेच के 600 मिला, तो 5x को बेच के क्या मिलेगा? 600 × 5x प्लस एक को बेच के 200 मिला, 2x को बेच के क्या मिलेगा? 200 × 2x। यह टोटल कंट्रीब्यूशन विच शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 6,80,000। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखो, ये बनेगा 3400x इज इक्वल टू 6,80,000। x आ जाएगा 200। तो जैसे x का वैल्यू 200 आया, मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनेगा? शर्ट बेचना है 5 × 200 1000, टी शर्ट बेचना है 2 × x 2 × 200 यानी 400। ये बना कंपोजिट बीपी। डन। यानी कभी भी अगर मल्टी प्रोडक्ट रहे तो हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता रहेगा, सेल्स का रेशियो पता रहेगा। सिंपल सा इक्वेशन बनाएंगे, एट बीपी टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। डन। चलो नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड शटडाउन पॉइंट। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। देखो कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट क्वेश्चन उठता है, ये क्या होता है? फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं बाद में, पहले एक बार समझते हैं। मान लो मेरे को एक मशीन खरीदना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर ए खरीदे या बी खरीदे। ए या बी कुछ भी खरीदेंगे तो मेरा कुछ फिक्स कॉस्ट लगेगा। ए के लिए स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट इतना है, बी के लिए इतना है। कुछ मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगेगा, ए में इतना लगता है, बी में इतना। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जब एक कंपनी इंडिफरेंट हो जाए। और एक कंपनी इंडिफरेंट कब रहेगा? जब दोनों में टोटल कॉस्ट सेम हो जाए। यानी कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट में मुझे वो क्वांटिटी निकालना है, वो पॉइंट निकालना है एट विच the company will become indifferent।
दैट इज टोटल कॉस्ट विल बिकम सेम। चलिए वो क्वांटिटी निकालना जब मेरा टोटल कॉस्ट दोनों ऑप्शन में सेम आ जाए। एक काम करते हैं ना, वैसे क्वांटिटी को x मान लेते हैं। मान लो x यूनिट है, जब मेरा टोटल कॉस्ट सेम आएगा तो क्वेश्चन उत्तर ए में खर्चा क्या लगेगा? देखो भैया 20,000 तो लगेगा, जो लगेगा 1 यूनिट का 800 लगता है तो x यूनिट का x इंटू 800 लगेगा। बी में 60,000 1 यूनिट का x लगता है तो 500 में 500 x लगेगा। और एंड डिफरेंस पॉइंट के अंदर में देखो मेरा टोटल कॉस्ट सेम होना चाहिए, उसको इक्वेट कर देंगे, मुझे क्या मिलेगा? x का वैल्यू। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना x का वैल्यू आएगा 133.33 यूनिट्स। यानी 133.33 यूनिट्स उतना यूनिट्स है। अब इतना यूनिट बनाया जाए तो मेरा दोनों जगह टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा? सेम। और पता है इसको करने का एक शॉर्टकट क्या था? हम देखो यहाँ पे x कैसे निकाला, ये इधर ले गए, ये इधर ले गए, तो 300x इज इक्वल टू 40,000 बोला, x क्या बोला? 40,000 बाय 300। अब जरा सोचो ये 40,000 क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस। ये 300 क्या था? वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस। तो एग्जैक्ट मेरा एक फॉर्मूला बनता है चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इधर एग्जाम में x लेके करना, ये एग्जाम में सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक। अब कभी कभी एग्जाम में बोलेगा मान लो 133 यूनिट से कम है तो कौन सा अच्छा, या बोलेगा 133 यूनिट से ज्यादा है तो कौन सा अच्छा। पता है अगर बाई चांस जो इन डिफरेंस पॉइंट आया 133 उससे कम है तो वो अच्छा जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कम है। अगर 133 यूनिट के ज्यादा है तो वो अच्छा जहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है। आप लोग चाहो तो कोई भी एक नंबर अज्यूम करके चेक करके देख सकते हैं। और 133 से कम क्या है? मान लो 100, तो 100 यूनिट में यहां पे खर्चा क्या लगेगा? 800 इंटू 100 80,000 प्लस 20,000 1 लाख। यहां लगेगा 1,10,000। तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है? ए, जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कम है। अगर 133 के ऊपर है मान लो 200 यूनिट, तो अगर आप लोग 200 यूनिट में कैलकुलेट करें टोटल कॉस्ट तो कितना आएगा? 200 इंटू 800 1,60,000 प्लस 20 1,80,000। यहां पर आएगा 1,60,000। कौन सा अच्छा है? बी, जहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है। डन। ये था हमारा कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये आप लोगों को सबको पता है। कोई एक डिसीजन को लेने की वजह से जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो हम लोग फॉरगो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है जो हम लोग फोरगो कर रहे हैं, वही मेरा क्या बनने वाला है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो 3 प्रोडक्ट है एबीसी और 3 में से मान लो कोई एक ही प्रोडक्ट बना सकता है, तो मेरे को ये कैलकुलेट करना है अगर हम ए बनाए तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, अगर बी बनाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, अगर सी बनाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन तक कैलकुलेट कर लिए। अब जरा सोचो अगर ए बना रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है बी और सी नहीं बना रहे हैं। अगर ए बना रहे हैं ये इंडिकेट करता है बी और सी नहीं बना रहे हैं। तो ए को बनाने के चक्कर में ये दोनों फोरगो किए। इन दोनों में बेस्ट कौन सा था? अगर ए नहीं बनाते तो हम कौन सा बनाते? बी। यानी हम ए बनाने के चक्कर में बी को खो रहा है, जिसका कॉस्ट कितना है? 80,000। जिसमें हम क्या कमाते हैं? 80,000। मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगा? 80,000। सिमिलरली मान लो हम लोग बी बनाए, यानी ए और सी हम लोग फोरगो कर रहे हैं, तो ए और सी फोरगो कर रहे हैं, तो जरा देखो ए और सी के अंदर में बेस्ट कौन सा है? ये 1 लाख। तो बी को बनाने के चक्कर में हम 1 लाख रुपया खो रहा है। सिमिलरली अगर मान लो हम लोग सी बना रहे हैं तो हम लोग ए और बी को फोरगो कर रहे हैं। ए और बी में बेटर कौन सा था? ए का 1 लाख, तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगा? 1 लाख। तो बड़ा इजी है, सेल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन जब मिल गया, और जो चीज बनाए उसको छुपा दे, बाकी में देख मैक्सिमम कौन सा। जो चीज बना रहे हैं उसको छुपा दे, बाकी में देख मैक्सिमम कौन सा। मेरे को अपने आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जाएगा। डन। चलो हमारा आखिरी बात, शटडाउन पॉइंट। ये शटडाउन पॉइंट हम लोग बात करते हैं टेम्पररी शटडाउन का, नॉट परमानेंट शटडाउन।
और यहां पर हम लोग बात करते हैं टेम्पररीली अगर एक कंपनी को शट डाउन करना हो तो करे या ना करे। अब देखो जैसे बीच में काफी सारा इंडस्ट्री सीजनल नेचर का होता है, तो जो सीजनल नेचर का इंडस्ट्री है उस तरह इंडस्ट्री का पीक सीजन है जब वो अपने पूरे फुल ऑपरेशन पे फुल वॉल्यूम में ऑपरेट करता है, और कभी बनेगा ऑफ सीजन जब इसका काम बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं है बंद होता है, बहुत कम हो जाता है। तो जब बहुत कम हो गया तो क्वेश्चन उठता है कि उसको उस समय बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए, ये हम लोग को इसमें डिसीजन लेना है। अब मान लो अगर ये नॉर्मली कंटिन्यू करेगा तो मान लो इसका फिक्स कॉस्ट लगता है 5 लाख। अब जो फिक्स कॉस्ट है मान लो इसके अंदर का 2 पार्ट है, कुछ अवॉइडेबल है कुछ अनअवॉइडेबल है। अवॉइडेबल मतलब क्या, अगर कुछ दिनों तक हम लोग बिजनेस को टेम्पररी बंद करें तो कुछ कॉस्ट हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब मान लो मेरा अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपया, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपया। तो एक बात समझना जो मेरा अनअवॉइडेबल है, सॉरी एक बात समझना जो मेरा अनअवॉइडेबल है वो तो एनीवेज लगेगा ही लगेगा। बिजनेस बंद करें टेम्पररी या बिजनेस कंटिन्यू करें 3 लाख तो लगेगा, पर बिजनेस को चलाने के लिए मेरा एक्स्ट्रा खर्चा क्या लगता है 2 लाख। तो मेरा इंटेंशन क्या होगा भैया, बिजनेस को तभी चला जब बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया लगा वो मुझे वापस मिल जाए। जब मेरा इंटेंशन क्या है, यानी मेरा इंटेंशन क्या है, किस चीज को रिकवर करना है, खाली वो कॉस्ट जो अवॉइड हो सकता था पर सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं इसीलिए अवॉइड नहीं कर रहे हैं। तो मेरा शटडाउन पॉइंट कैसे मिलेगा, वो यूनिट जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को पे कर दे। अगर उतना यूनिट हम बना पा रहे हैं तब तो कंटिन्यू कर, उससे कम बना पा रहे हैं तो कंटिन्यू मत कर। तो मेरा फॉर्मूला में क्या बनेगा, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है 2 लाख, और ध्यान देना है दुनिया का सारा रिकवरी सेलिंग प्राइस से नहीं, किससे रिकवर होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो डन। चलो इसी के साथ हम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग का क्विक रिवीजन खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे नया सेट ऑफ रिवीजन वीडियोस के साथ आएंगे। चलो डन, बाय बाय।